Hello everyone, I'm Dr. Aanchal. I work as a pain physician at Venkateshwar Hospital. आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, घुटनों का दर्द। तो घुटनों का दर्द क्यों होता है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं? क्या सिर्फ आर्थराइटिस ही कारण है या फिर कुछ और भी कारण होते हैं? क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास? क्या कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो इसका थोड़ा सा दर्द में कमी ला सकते हैं? और क्या इलाज पॉसिबल हैं या सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है इसका? और आप क्या ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में आपको नी पेन ना हो? और अगर आपको नी का पेन है तो क्या ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं जिससे अपना नी का पेन आप कम कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो रूटीनली सबके मन में आते हैं। तो हम अपनी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है, जिसमें हम कारण डिस्कस करेंगे, अलग अलग एज ग्रुप में क्या कारण होते हैं नी के पेन के और उनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं होने के, और उनको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास इनको ठीक करने के, और फिर इनकी एक्सरसाइज और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला कॉज जो हम बात करेंगे नी के पेन का वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबको पता है कि हम जैसे जैसे हमारा एज होता है घुटनों का वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि नी का मॉडल है मेरे सामने। नी जो हमारा जॉइंट है वो दो बोन से बनता है। ऊपर की जो बोन होती है फीमर और नीचे की बोन होती है टिबिया। तो ये जब बोन आपस में दोनों जुड़ती हैं और उसके आसपास एक कैप्सूल होता है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जॉइंट में जब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसका जब ये घिसने लगता है तो जो फ्लूइड बनता है वो कम बनता है, जिससे जो ये बोन है ये आपस में टकराने लगती हैं, जिससे आपको आवाज़ भी आती है। तो ये है आर्थराइटिस बेसिकली, जो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से प्रोग्रेस करता है। तो जब जॉइंट स्पेस कम रह जाती है तो फिर हमें दर्द महसूस होता है। दूसरा कारण लिगामेंट में टीयर्स होना। अब जो नी है, अब क्योंकि दोनों बोन साथ में जुड़ी हुई हैं, ये नी सपोर्ट होता है इसका बहुत सारे लिगामेंट्स से। हमारे पास एक साइड में लिगामेंट होता है जिसे हम MCL कहते हैं, इस तरफ का लिगामेंट जिसे LCL कहते हैं, आगे का लिगामेंट ACL और पीछे का लिगामेंट जिसे PCL कहते हैं। तो ये सारे लिगामेंट्स जो हैं इसमें से किसी में भी टियर होता है तो वो दर्द की तरह महसूस होता है। अब ये टियर होते क्यों हैं? जो सबसे आगे वाला लिगामेंट है वो जब टियर होता है तो यूजुअली ऐसा हिस्ट्री होता है कि आप खड़े थे, कोई स्पोर्ट्स में खेल रहे थे और अचानक से आपका नी ट्विस्ट कर गया तो वो आगे वाला नी ये टूट जाता है। तो वो कैसे प्रेजेंट करता है? वो सूजन हो जाती है और ये सिवियर पेन होता है। तो अगर आपको खेलते खेलते इस तरह की चोट लगी है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ACL टियर होता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? MRI की मदद से। जो भी हमारे लिगामेंट्स की इंजरी है वो हमें MRI में सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो उसकी क्या सिविरिटी है और कितना ज़्यादा इंजर हो चुका है वो हमें MRI से पता चलता है। फिर लिगामेंट्स जो MCL और LCL लिगामेंट हैं ये भी ट्विस्टिंग और टर्निंग इंजरी से होते हैं। और ये जब हम खेलते खेलते इस तरह की ट्विस्टिंग होती है, अगर किसी के मसल्स, लेग के मसल्स वीक हैं तो ये इस तरह की इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर हमारे दो और लिगामेंट्स होते हैं जिसे हम मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस, जो अंदर एक गद्दी की तरह सपोर्ट करते हैं नी को। तो मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस, इसमें से दोनों लिगामेंट्स इंजरी के लिए प्रोन रहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी से, या फिर जैसे हम सीढ़ियों से कभी गिर गए तो उस तरह के इंजरी में जिस तरह से हमारा घुटना मुड़ जाता है तो ये इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोई भी लिगामेंट्स की इंजरी कैसे हमें महसूस होती है? नी की स्वेलिंग से। अगर आपको कभी भी चोट लगी है और नी आपका घुटना सूज गया है जो कि 2-3 दिन के पेन किलर्स के बाद से भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई लिगामेंट्स इंजरी होती है। अब इसका तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है।
तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर वो डिसऑर्डर हो गया, इसका मतलब कि मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरुआत होती है दोनों तरफ के रिस्ट जॉइंट से और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से। जब ये और शुरुआत और बढ़ते बढ़ते वो शोल्डर्स, नीज, कोई भी बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं? ये डायग्नोज करते हैं, कुछ तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि बॉडी में इम्यून सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है और इन्फ्लेमेशन, पूरी बॉडी में सूजन बढ़ गई है। कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है। और फिर हम एक्सरे करते हैं जिससे हमें बोन गैप कम रिड्यूस दिखाई देता है। तो उससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज करते हैं। अब क्यों ज़रूरी है ये जानना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? इसलिए क्योंकि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका कारण बिल्कुल अलग है, और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका कारण बिल्कुल अलग है। तो इसलिए उनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका ट्रीटमेंट सिर्फ नी के लिए लिमिटेड होगा कि हम उसमें कैसे ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, कैसे सूजन कम कर सकते हैं। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिसमें बॉडी के सारे जॉइंट्स की सूजन को कम करना पड़ता है, और इस तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जिसे हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, कि डिजीज़ आगे प्रोग्रेस ना हो। तो ये हमारे कारण थे। और फिर अगला कारण होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसे कहते हैं हम। जो गाउट होता है जो यूरिक एसिड या बाकी तरह के क्रिस्टल्स को बढ़ने से जो हमारी बॉडी में जो आर्थराइटिस होता है उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें भी एक नी यूजुअली इन्वॉल्व होता है, लेकिन दोनों भी नी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसका हम पता कैसे लगाते हैं? कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, और कभी कभी नी में जो पानी भर जाता है वो पानी निकाल के हमें पैथोलॉजी में भेजना पड़ता है देखने के लिए कि उसमें कहीं वो क्रिस्टल्स तो नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह के आर्थराइटिस का डायग्नोसिस होता है। और ये कारण जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम कारण पकड़ पाएँ कि आपके घुटने के दर्द का कारण क्या है, तो हम उस कारण को ठीक कर सकते हैं। फिर अगला कारण है इसका, जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया। अब कॉन्ड्रोमलेशिया क्या होता है? अगर इस घुटने के आगे, ये जो नी का मॉडल है, इसमें आगे नी कैप हटाया गया है, लेकिन अगर आप अपने घुटने को हाथ लगाकर महसूस करें तो आगे आपको एक गोल सा स्ट्रक्चर फील होता है जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, और मेडिकल भाषा में उसे पटेला कहते हैं। और वो पटेला कार्टिलेज के साथ जुड़ा होता है। तो जब उस कार्टिलेज में पानी ख़त्म होने लगता है तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले उस डायग्नोसिस को कहा जाता है। अब उसको हम डायग्नोस करते हैं एमआरआई से। एमआरआई से हमें ये पता लगता है कि कौन सा ग्रेड है। ग्रेड 1 से लेके 4 तक 4 तरह के कॉन्ड्रोमलेशियाज होते हैं, और उसमें क्या ग्रेडिंग आपको है, आपके घुटने के दर्द में इस समय है, वो हमें एमआरआई से पता चलता है। और इसका ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि डायग्नोसिस क्या है। तो ये जो दर्द है ये नी के आगे वाले ऊपर वाले हिस्से में महसूस होता है, और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी उतरने में भी दोनों में दर्द होता है। तो हम सस्पेक्ट करते हैं इस डायग्नोसिस को। फिर उसके बाद अगला कारण है, अगर आपको नी के बाहर वाले हिस्से में दर्द होता है और नी के बाहर वाले हिस्से से दर्द शुरू होकर ऊपर थाई में जाता है, तो ये इस तरह का दर्द होता है, तो यूजुअली हम सस्पेक्ट करते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। अब इलियोटिबियल बैंड होता क्या है? ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही है नी का, जो यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक जाता है। तो इसकी सूजन क्यों होती है? जैसे हमें चलने की आदत नहीं है बहुत ज़्यादा, और हम किसी दिन बहुत ज़्यादा चले हैं, या फिर रेगुलरली एकदम से सडनली बिना वार्म अप के, बिना स्टडीली इंक्रीज़ करते हुए हमने बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक कर ली है, तो इसमें फ्रिक्शन आने के चांस रहते हैं। और स्पेशली अगर आपकी जो थाई की मसल्स हैं वो भी कमज़ोर हैं तो इसके ऊपर और भी ज़ोर पड़ता है। इसका भी डायग्नोसिस हमारा एमआरआई से ही बनता है। तो इसमें इसका डायग्नोसिस जब बनता है तो ट्रीटमेंट इसी की तरफ इंक्लूडेड, बहुत ही सिंपल इंजेक्शन जिसकी हम ट्रीटमेंट के वीडियो में बात करेंगे, तो वो इसमें लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड से, जिससे तुरंत उसकी सूजन कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे। फिर अगला कारण है पटेलर टेंडनाइटिस। अब जो पटेला है, जिसकी नी कैप मैंने बात करी, उसका
जो टेंडन है वो हमारे नी कैप को, पटेला को नी से जोड़ने का काम करता है, लेकिन कभी कभी उसमें सूजन आ जाती है। उसका दर्द कैसे महसूस होता है कि घुटने के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है आगे की तरफ, तो वो टेंडन भी यूजुअली दवाइयों को कम रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर इस तरह का कारण है और ये हमें एमआरआई से डायग्नोज हो जाता है, तो ये अगर इस तरह का पेन आपको है जो घुटने के आगे से नीचे की तरफ है, तो पटेलर टेंडनाइटिस सस्पेक्ट करते हैं। फिर अगला कारण है जिसे कहते हैं बेकर सिस्ट। तो बेकर सिस्ट क्या होता है, जो नी के ये आगे वाला पोर्शन है, जो नीचे के पीछे वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे एक पानी का गुब्बारा सा बन जाता है, जो आपके नी में चलने फिरने में तो दिक्कत लाता ही है, दूसरा नी के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। तो उसको बहुत ईजिली अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज किया जाता है और अल्ट्रासाउंड से ही उस पानी को निकाल भी लिया जाता है, जिससे वो सिस्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब रेकरेंट बार बार होती है तो सर्जिकल ऑप्शंस हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। ये सिस्ट भी अगर छोटी है और अल्ट्रासाउंड पे उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा, तो एमआरआई से डायग्नोज हो जाती है कि उसके मार्जिन्स क्या क्या हैं। तो ये नी में स्टिफनेस और लिमिटेड मोबिलिटी और पेन का पीछे, नी के पीछे दर्द का कारण बनती है। तो ये कुछ कारण थे जो नी में दर्द होने के कारण बन सकते हैं। अब इसमें कुछ कारण हैं जो यंगर एज ग्रुप में होते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो ओल्डर एज ग्रुप में देखे जाते हैं। लेकिन आजकल पहले था कि यूजुअली 55 to 60 ईयर्स से जब आदमी की उम्र ज़्यादा होती है तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, लेकिन आजकल हमें बहुत यंग एज ग्रुप में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली 40-45 ईयर्स में, 35 ईयर्स में भी इनफैक्ट मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि इतने यंग एज ग्रुप में आजकल आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है? तो इसमें से पहला रिस्क फैक्टर है कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना। तो ये बहुत ही मतलब एक सटल सा रीज़न है और बहुत इजीली हम इसको ठीक भी कर सकते हैं सप्लीमेंट से। तो ये जो कारण, लेकिन अगर ये कारण है तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और जो हमारी नी जॉइंट है वो हमारा सारा बॉडी का भार उठा रहा है। तो हैरानी की बात नहीं है कि सबसे पहले आपका नी जॉइंट कमज़ोर हो रहा है और वियर एंड टियर उसमें हो रहा है। तो ये एक पहला रिस्क फैक्टर है। फिर दूसरा रिस्क फैक्टर है ओवरवेट होना या मोटापा होना। अब क्यों है, अगर आपका 1 किलो वेट भी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो वो घुटने उसको 4 से 5 गुना ज़्यादा महसूस करते हैं। तो अगर आपका 10 किलो वज़न ज़्यादा है तो नी उसे 40 किलो की तरह महसूस करती है, तो इसलिए उसमें वियर एंड टियर जल्दी होता है। फिर तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना। जिस तरह की हमें एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं और सारा दिन हमारा बहुत ज़्यादा चलने का काम है, बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है, लॉट ऑफ एक्सर्शन जिसे कहते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज के वियर एंड टियर का कारण बनता है। फिर मसल वीकनेस, जब हम मसल हमारे वीक हैं, हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते तो और हम सडनली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि यंग एज में स्टैमिना भी ज़्यादा होता है, तो किसी दिन खेलने का चांस मिला तो बहुत ज़्यादा खेलिए, तो ये ट्विस्टिंग इंजरी जिसकी बात हमने बात की, लिगामेंट टॉर्न जिसका कारण होता है, तो ये सडनली आपका स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना और बिना वार्म अप के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें ट्विस्टिंग एंड लिगामेंट इंजरी का कारण बन सकता है। और एक और कारण होता है जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो अर्ली इन द एज डेवलप होता है, तो चांसेस है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो जल्दी थिन्ड आउट हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम बहुत इजीली इनको मैनेज कर सकते हैं और अगर ये रिस्क फैक्टर्स हम कम कर लें तो बहुत हद तक हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत डिले हो जाएगा या उसके चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये सारे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स थे और हम उनको कैसे कैसे डायग्नोज करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं, क्या घरेलू नुस्खे हम अपना सकते हैं जिनसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हो जाए हमारे नी पेन में कम होने की, क्या अदर देन द सर्जरी ऑप्शंस हैं जो हम अपना सकते हैं, और फिर
हम कुछ एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मसल वीकनेस जिसकी मैं बात कर रही थी उस मसल को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। थैंक यू।